तो प्यारे बच्चों, आप भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? तो आप तैयार हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा? सोल्जर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? ये जीवन पूरा एक युद्ध है। ये आराम करने के लिए ये पृथ्वी नहीं बनी है। अथर्ववेद में समझाया गया वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरती शक्तिशाली व्यक्ति के लिए है, कायर और कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है। और ये पृथ्वी मजा आनंद करने वालों के लिए नहीं है। यह पृथ्वी पराक्रम करने वालों के लिए है, पुरुषार्थ करने वालों के लिए है और परिश्रम करने वालों के लिए है। जो आदमी पराक्रम और पुरुषार्थ करते हैं वही दुनिया में अपना तकदीर बनाते हैं, और जो आराम तलब से जीवन जीते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। आप सब लोग अलेक्जेंडर का नाम सुना है? क्या नाम था उसका हिंदी में? सिकंदर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। सिकंदर के विषय में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, और जैसे आपको मालूम भी होगा कि 19 इयर्स की एज में सिकंदर किंग बन गए थे। बन गया था, नहीं बन गया था? और 21 इयर्स की एज में उसने मैसेडोनिया को जीत लिया था, और वो उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। 23 इयर्स की एज में अलेक्जेंडर ने पर्शिया को जीत लिया। इराक, ईरान, बेबीलोन, ये सब उसके अंडर में आ गए। 25 इयर्स की एज में उसने क्या किया? इजिप्ट को जीत लिया और इजिप्ट को अपने देश के अंदर मिला लिया। और 28 इयर्स की एज में उसने इंडिया पर अटैक कर दिया और पोरस तक, ब्यास रिवर तक आ गया। भारत की 1/3 लैंड पर उसका अधिकार हो गया। 2 बरस वो भारत देश में रहा। रिटर्न होने के बाद 6 महीने में उसकी डेथ हुई। 30.5 वर्ष अलेक्जेंडर जीवित रहा, लेकिन 30.5 वर्ष की आयु में वह विश्व विजेता बनने का ख्वाब देख लिया और इतने बड़े एम्परर साम्राज्य को इस्टेब्लिश कर लिया। जब वो तक्षशिला के अंदर घूम रहे थे, अलग अलग जगह पर मार्च कर रहे थे, तो उनको देखकर कुछ नागा बाबा जंपिंग कर रहे थे और लाफिंग कर रहे थे। आप लोग, तमें लोग को नागा बाबा ने जोया? वेरी गुड। तो नागा बाबा उसको देख के जंपिंग करते थे और लाफिंग करते थे, हंसते थे और कूदते थे। तो सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लोग हमको देख करके क्यों कूद रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं। उसने उससे पूछा, तो नागा बाबा ने बताया कि हम तुम्हारी अज्ञानता पर हंस रहे हैं। नागा बाबा ने कहा कि जब आप एक कदम आगे रखते हो, चलते हो, तो पीछे का लैंड छूटता हुआ जाता है, और फिर भी आप पूरे अर्थ को कैप्चर करना चाहते हो, पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में लाना चाहते हो। आप एक कदम चलते हो तो पीछे की जमीन छूट जाती है, नहीं छूट जाती है? आप जितना फुट आपका लैंड पर है, जो पैर आपका जमीन पर है, उतना ही आपका अधिकार है। अगर आप एक कदम आगे रखते हो तो पीछे का जमीन छूटता हुआ चला जाता है, और फिर भी आप पूरे अर्थ को कैप्चर करना चाहते हो। इस आपकी अज्ञानता पर हम हंस रहे हैं। तो अलेक्जेंडर ने कहा, ठीक है, आप अपने गुरु को बुलाओ और हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। अगर आपके गुरु ने इसका उत्तर ठीक तरह से दे दिया तो हम तुम लोगों को जिंदा छोड़ेंगे, अन्यथा मार डालेंगे। तो सिकंदर के सामने उनके गुरु आ गए, नागा बाबा के। वो लोग बैठ गए
तो सिकंदर ने पहला क्वेश्चन किया, देखें आप लोग कितना सही उत्तर देते हैं। विच इज मोर न्यूमरस, द लिविंग और डेड? इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? जीने वालों की संख्या है ज्यादा है या मरने वालों की संख्या ज्यादा है? मरने वालों की। बात ये ठीक है कि जब से यूनिवर्स बना है न जाने कितने लोग मर गए होंगे, और अभी तक दुनिया न जाने कब से बनी है, रिसर्च का विषय है। अर्थ की एज आजकल विज्ञान के लोग 4.6 बिलियन ईयर्स मानते हैं और कहते हैं कि हाफ एज इस अर्थ की हो चुकी है, तो न जाने कितने लोग मर गए होंगे। लेकिन नागा बाबा ने कहा लिविंग, जीने वालों की संख्या ज़्यादा है। उन्होंने कहा लिविंग फॉर द डेड नो लार्जर एग्जिस्ट एंड कैन नॉट बी काउंटेड, क्योंकि मरने वालों के लिए कोई लंबा समय अस्तित्व नहीं होता है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका रिकॉर्ड हम लोग 50, 60, 100 ईयर से ऊपर नहीं रखते हैं और उनकी हम गिनती भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, लिविंग फॉर द डेड नो लार्जर एग्जिस्ट एंड कैन नॉट बी काउंटेड। उनका कोई लंबा समय अस्तित्व नहीं होता और उनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो संख्या ज़्यादा किसकी हुई? जीने वालों की। तो उसने सोचा कि ये देखो इनकी समझ कितनी अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात बता रही। फिर अलेक्जेंडर ने दूसरा क्वेश्चन किया, व्हिच इज लार्जर द सी और द लैंड? समुद्र और जमीन दोनों में बड़ा क्या है? क्या बड़ा है? समुद्र है कि जमीन है? जमीन है। अच्छा, गुड, अच्छे बच्चे फिर तो आप। नागा बाबा ने भी यही उत्तर दिया, लैंड, बिकॉज देयर इज लैंड बिलो द सी, बिकॉज देयर इज द लैंड बिलो द सी, क्योंकि समुद्र के नीचे जमीन रहती है। तो बड़ा क्या हुआ? जमीन बड़ा हुआ। तो उसने सोचा कि देखो इनकी ज्योग्राफी की भी नॉलेज अच्छी है। फिर तीसरा क्वेश्चन किया, व्हिच इज स्ट्रॉन्गर लाइफ और डेथ? जीवन और मृत्यु दोनों में शक्ति किसके पास है? शक्तिशाली कौन है? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, लाइफ, इट कैन बियर सो मच पेन, क्योंकि ये दुख को सह सकता है, ज़्यादा दुख को सह सकता है, इनोवेशन कर सकता है, कॉपरेशन कर सकता है। तो लाइफ में क्या है? शक्ति है। फिर उसने अगला क्वेश्चन किया, व्हिच इज द मोस्ट कनिंग एनिमल? आप बताइए सबसे लुच्चा, सबसे चालाक प्राणी कौन है? लेकिन महाराज जी ने कहा, द वन आई सी बिफोर मी, जो मेरे सामने है वो सबसे चालाक प्राणी है। तो उनके सामने कौन था? अलेक्जेंडर था। तो उसने क्वेश्चन करके पूछा, हुआ ही क्यों? तो उन्होंने कहा, आपको पता है कि जब आप मरोगे तो 6 फीट लंबा, 4 फुट चौड़ा, इतना ही लैंड आपकी पोजीशन होगी, और फिर भी आप पूरे अर्थ को कैप्चर कर रहे हो, कब्जे में ले रहे हो। थोड़ी सी खुशी के लिए पूरे पृथ्वी पर हुकूमत करना चाहते हो और उसके लिए मिलियन पीपल को आप किल्ड कर रहे हो, बिलियन की प्रॉपर्टीज को लॉस कर रहे हो। ये चालाकी नहीं है तो क्या है? उसको थोड़ा गुस्सा भी आया होगा, लेकिन शांति से फिर पूछा, व्हिच केम फर्स्ट, डे और नाइट?
जब ये इन्वर्स बना तो पहले दिन बना या रात बना? क्या बना आप लोग बताइए? महाराज जी ने उत्तर दिया नाइट बाई हाफ डे, रात आधा दिन है। वो दिन न बनता है न रात बनती है, पृथ्वी घूमती है सूर्य के परिधि पर, जो पार्ट उसका सन की तरफ आता है वहाँ दिन होता है और जो नहीं आता है वहाँ रात होता है। 24 घंटे में एक परिक्रमा करती है तो एक दिन होता है, तो इसलिए कहा नाइट बाई हाफ डे, रात आधा दिन है। ठीक है। फिर उसने अगला क्वेश्चन किया, हाउ कैन द मैन बी मोस्ट लव्ड? मनुष्य को सबसे ज्यादा प्यार कैसे मिलता है? सबसे ज्यादा प्यार कैसे मिलता है? सबसे लोकप्रिय कैसे होते हैं? हर आदमी चाहते हैं ना लोग हमको प्यार करें, हमारा इज्जत करें, हमारा सम्मान करें। ये कैसे मिलता है? तो नागा बाबा महाराज जी ने बताया, बाई बीइंग द मोस्ट पावरफुल एंड लीस्ट फियरफुल। आप खूब शक्तिशाली बनो, खूब शक्तिशाली बनो, लेकिन लोगों को तकलीफ कम दो। बाई बीइंग द मोस्ट पावरफुल लीस्ट फियरफुल। आप खूब शक्तिशाली बनो लेकिन तकलीफ लोगों को कम दो। बात समझ में आई आपको? फिर उसने अगला क्वेश्चन किया, हाउ कैन मैन बिकम गॉड? मनुष्य जो है ईश्वर कैसे बन सकता है? आप लोग ईश्वर बनना चाहते हैं? तो उसने पूछा है मनुष्य ईश्वर कैसे बन सकता है? तो महाराज जी ने कहा, बाई डूइंग दैट विच नो मैन कैन डू। आप ऐसा करो जो दूसरा मनुष्य ना कर सके। आप देखिए दुनिया का कोई भी बुद्धिशाली इंसान एयर, वाटर, फ्लावर, एनिमल, बर्ड, ट्री प्लांटेशन ये सब बना सकता है। और जो कुदरत की बनाई हुई चीज है जब कोई बना नहीं सकता है तो फिर ईश्वर नहीं हो सकता है। फिर उसने आखिरी क्वेश्चन किया, व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड? संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? कौन है शक्तिशाली व्यक्ति? आप लोग जानते हैं? तो महाराज जी ने कहा, हु कैन बियर मैक्सिमम पेन? जो सबसे ज्यादा दुख सह सकता है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। जो सबसे ज्यादा दुख सह सकता है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। आप देखो, भगवान राम को आप जानते हैं। भगवान राम पहले जंगलों में रहकर पढ़ाई किया, फिर जब राज करने का समय आया वापस वनवास मिल गया, और जब फिर वहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व करके वापस आए तो फिर फैमिली डिस्प्यूट हो गया, पत्नी को घर से निकलना पड़ा, बच्चों को जंगल में पैदा होना पड़ा, और जब आखिरी समय में बच्चों से मिलना हुआ तो युद्ध के मैदान में मिलना पड़ा। तो बोलो पूरे लाइफ उन्होंने दुख को सहा या नहीं सहा? आप लोग भगवान कृष्ण को जानते हैं। लोग पैदा होते हैं फिर क्राइम करते हैं, लेकिन वो पैदा हुए जेल में। पैदा होने से पहले लोग उनको मारना चाहते थे। वो अपना स्थान माइग्रेट करके द्वारका में आए, यहां भी प्रॉब्लम हुई। तो पूरी लाइफ कृष्ण जी ने दुख को सहा। आप शंकर जी को देखिए, -20 टेम्परेचर कैलाश में नंगे बदन रहते हैं। आपको ठंड लगती है और शंकर जी को ठंड नहीं लगती, कपड़े नहीं पहनते बेचारे। आप शंकर के भक्त होकर के आप कैसे मजबूत रहना चाहिए नहीं?
और आप देखो सबको साथ रखते हैं, सांप भी उनके पास है, उंदर भी उनके पास है, पोठिया भी उनके पास है, मोर भी है। और जब सारे लोग को साथ रख सकते हैं और सबका विष पी करके शंकर बनते हैं, तो इस समाज में बच्चों हर आदमी आपको प्रॉब्लम लेकर आएगा। आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो जरूरी नहीं कि वो आपके साथ अच्छा करेगा। हर आदमी आपको ट्रबल देगा, प्रॉब्लम देगा, लेकिन उसको पी करके आपको शंकर बनना है, उसे बाहर नहीं निकालना है। कोई भी काम लाइफ में रिटर्न की कामना से नहीं करना चाहिए, और जब रिटर्न की कामना से करोगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगा। ये जरूरी नहीं कि आप किसी व्यक्ति के साथ अच्छा करो वो भी आपके साथ अच्छा करेगा, ये सोचना गलत है। ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपके इथिक्स थे, आपकी कॉन्शियस ने कहा हमें अच्छा करना है, वो आपके साथ अच्छा करेगा, ये सोचना गलत है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और कभी रिटर्न की कामना नहीं करना चाहिए। आप आधुनिक युग में देखिए, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, कैसे लोगों ने बहुत से दुख को उठाया, तकलीफ को उठाया, तभी ये इतने ऊंचाइयों को छू पाए। इसलिए दुख को सहन करना ये आपकी ताकत है, स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस नहीं है। और यहाँ इस प्रकार की ट्रेनिंग देने का हम प्रयास करते हैं। पहले जब हम शिविर लगाते थे तो ये नीचे सोने का पक्का फर्श नहीं था, हम वो जंगल में वहाँ रखते थे, पूरे इतने इतने बड़े बड़े पत्तों मिट्टी रहते थे, बच्चे लोग सोते थे, रात को सारे टेंट उड़ जाते थे हवा में, ठंड में। ये पुराने जो टीचर अतुल भाई आदि आते हैं, केशु भाई घेटिया, ये सब प्रमाण हैं। कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, टेंट सारे फट जाते थे। हम सोचते थे कठिन से कठिन जीवन का अभ्यास हो, लेकिन अब प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी, समृद्धि बढ़ने लगी, सबको आराम तलब जिंदगी चाहिए। जो लोग मिट्टी के ढेलों पे रहते थे, अतुल भाई कहते हमको रूम का बिस्तर का व्यवस्था करा दो, उस समय ये नहीं मांगते थे, उस समय तो बड़े शौक से रहते थे। तो लोग बदलते जा रहे हैं, और आप देखो कठिन परिस्थिति में रहने के लिए अपने आप को तैयार करो। ये आपके लाइफ का एजुकेशन है कि आप अपने हाथ से, घर में कभी अपना बर्तन साफ करते हो आप लोग? अब यहाँ साफ करते हो नहीं करते हो? तो यहाँ अपना बर्तन खुद साफ करना, अपना बिस्तर खुद लगाना, अपने रूम की सफाई खुद करना, ये आपके लाइफ का एक ट्रेनिंग है। और ये जो ट्रेनिंग यहाँ लोगे वो लॉन्ग लाइफ आपको काम आएगी। कभी भविष्य में मुसीबत आई तो आप इसको याद करोगे कि हमने ऐसी ट्रेनिंग पहले ले ली है, हमें इसलिए चिंता नहीं है। आप ऐसी चुनौतियों से, ये आपके जीवन का पार्ट ऑफ एजुकेशन है। लेकिन यहाँ तो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। अब तो लड़कियों को गद्दे भी हमने इस बार मंगा के दिया, पहले बेचारे ऐसे फर्श पर सोते थे। तो सुविधा से दूर रहना हम कोशिश करते हैं, जितनी हमारी क्षमता है हम और बेहतर करने का प्रयास करें, और अगले साल भगवान ने चाहेगा और भी हम बेहतर प्रयास करेंगे। लेकिन हमारी ये भी सोच है कि आप कठिन से कठिन जीवन में जीने का अपने आप को आदत डालो। अब मैं देखो, ये आज 21वां शिविर है, आप मेरे ऊपर पता नहीं कितना बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इस 21 शिविर में पहली शिविर ऐसी है जिसमें मैं रूम में रह रहा हूँ। आज तक जितनी भी शिविर लगी मैं यहीं टेंट में सोता था, जमीन पर सोता था, और सुबह उठ करके जाकर कोई गेस्ट से रिक्वेस्ट करता था कि सर मैं आपके बाथरूम में नहा सकता हूँ, तो 2 मिनट उनको 5 मिनट बाथरूम खाली करा के नहा धो के कपड़े पहना और फिर वापस चल पड़ता था। ये पहली शिविर है लाइफ का, मेरे फर्स्ट शिविर है। चूँकि इस बार हमने गेस्ट को कम बुलाए हैं, इसलिए रूम हमारे पास खाली पड़े हैं, तो हमें भी रहने के लिए मिल रहा है। और ठीक है, नहीं तो हमारे को जामनगर में शिविर लगाया था, हमारे ग्लूकोज की बोतल चढ़े थे, फिर भी मैं ज़मीन पे ही सोता था। तो अपने आप को कठिन जीवन बनाने का, अभी हमारे पहले दिन हम रूम में थे, कोई गेस्ट आ गए,
हमने कहा सर आप बेड पे सोइए। वो बेड पे सोए, मैं नीचे ज़मीन पे से फर्श पे सो गया। तो ये नहीं कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, मेरे लिए दूसरा रूम भी हो सकता है, या गेस्ट को कह देते भाई आप किसी के साथ एडजस्ट कर लो। ऐसा हमने नहीं किया। तो अपने आप को ये क्यों कर पाए? चूँकि हम बचपन से इस चीज़ के आदी हैं। यहीं पर प्रांसला में एक घास की झोपड़ी में मैं रहता था। मैं कहूँ आपको अजीब लगेगा, 11 वर्ष तक बिना एसी बिना पंखे का मैं घास की झोपड़ी में सोया। हमको कभी मच्छर नहीं काटते थे, कभी गर्मी नहीं लगती थी। और जब से मैं वीआईपी बनता जा रहा हूँ तब से मुझे गर्मी भी लगने लग जाती है, मच्छर भी काटने लग जाते हैं और सुविधा भी होने लग जाती है। तो मेरी ये समझ है कि जितना शरीर को आराम दोगे उतना ये शरीर आराम चाहती है, और जितना इसे चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रखोगे उतना ये अपने आप को तैयार रखेगी। तो प्यारे बच्चों, आप कितने भी बड़े पैसे वाले बन जाओ, कितने भी अच्छी पोस्ट पर चले जाओ, लेकिन जमीन से ऊपर उठने का कोशिश मत करो। पैर आपके जमीन पर रहने चाहिए, ये प्रयास आप जरूर करो, क्योंकि हर समय एक समान नहीं होता है। बड़े बड़े लोगों को गिरते हुए हमने देखा है और बड़े बड़े गिरे हुए लोगों को ऊपर उठते हुए भी देखा है। तो हर चुनौतियों का समाधान आपके पास है। हमने आपको जो बात करनी थी वो ये करनी थी कि मैंने कहा था कि देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों के उद्देश्य बदल जाते हैं, और कभी कभी उद्देश्य की परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। तो 20वीं शताब्दी से पहले आप लोग को सोल्जर बनना ना, आपको सोल्जर, हर मोर्चे पर आपको लड़ना है। चूंकि ये जीवन युद्ध है, ऋग्वेद में बताया गया जातो जायते सुदनत्वे अहनाम समर या बधते वर्धमाने पुनंत धीरा अपसो मनीषा देवया विप्र उदयर्ति वाचम। अर्थात मनुष्य का जन्म ही हुआ है संघर्ष के लिए, युद्ध के लिए। उसे आराम से रहने का इस पृथ्वी पर कोई राइट्स नहीं है। तो जो आदमी संघर्ष से घबराता है, चुनौतियों से घबराता है, वह कुछ नहीं कर पाता। अभी एक दिन हमारे यहाँ तेज हवा चली, लड़कियों के जो टेंट लगे थे वो उखड़ने लगे। रात का समय था, हमने बच्चों को देखा, वो आके बाहर बैठे। मैं अपने बच्चों पे गर्व करता हूँ, इनमें कितना पेशेंस था। किसी बच्चे ने शोर नहीं मचाया, ऐसा क्यों हो रहा। और मैं बधाई देता हूँ उनके टीचर का, उनमें हिम्मत, पेशेंस, यहाँ के जज्बा पैदा हो गया। और मैं ये बात बताते हुए मुझे फक्र और गर्व है कि मैं पूरी रात जब उसमें था, कैंपस में, मैं खुद खड़ा था। बच्चों के कपड़े इधर उधर गिर गए थे, मैं कपड़े उठा करके रख रहा था। तो सीआरपीएफ की 2 लड़की थी, मैंने उनसे पूछा नाम क्या आपके। उन्होंने भी चप्पल उठाना शुरू कर दिया, कपड़े उठाना शुरू कर दिया। एक का नाम था शालिनी ठाकुर और एक का नाम था सुष्मिता करके नाम था, बताया था। तो उन लोगों ने काम किया। ऐसे इन 2 लड़कियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया। और उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं यूनिफॉर्म में हूँ, मुझे बच्चों का चप्पल उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि जब मैंने उठाना शुरू किया तो उन लोगों ने भी बच्चों के समान सब रखना शुरू किया। तो इसलिए ये हमेशा अपने आप को ज़मीन से जोड़ करके रखना चाहिए। उन 2 लड़की का नाम मुझे अभी भी याद है, उनका नाम था शालिनी ठाकुर और सुष्मिता करके नाम बताई थी। तो आप देखो, ऐसे जीवन को बनाना चाहिए, एक दूसरे के हेल्प के लिए, दूसरे के काम के लिए। तो पहले, आज से 100 वर्ष पहले तक ये बताया जाता था प्रिंसिपल ऑफ वॉर, युद्ध के सिद्धांत। जो आर्मी के लोग हैं, सोल्जर हैं, उनको पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ
वार। लेकिन अब सब लोग क्या समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ वार जो पढ़ाया जाता था, अब उसकी जगह पर लोग की समझ बन रही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम ये 11 पॉइंट बताएंगे, इसको आपको नोट करना है। नंबर 1, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। जीवन के लक्ष्य का सही चुनाव करो और जो आपने चुनाव किए हैं, फैसले लिए हैं, उस पर कायम रहने की कोशिश करो। तो सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, जीवन के लक्ष्य का सही चुनाव करो और जो आपने चुनाव कर लिए हैं, जो आपने फैसले ले लिए हैं, उसको मेंटेनेंस करने का प्रयास करो। जिंदगी के सही फैसले लेने के लिए आपके अंदर 2 क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1, एनर्जी ऑफ थिंकिंग, सोचने की क्षमता, और दूसरा ईगरनेस ऑफ लर्निंग, सीखने की उत्सुकता। तो सोचना बंद तो समझना बंद, और सीखना बंद तो जीतना बंद। प्यारे बच्चों, दुनिया जीतने वाले के साथ होती है, दुनिया हारने वाले के साथ नहीं होती। लोग विजेता की जय जयकार करते हैं और हारने वाले की जय जयकार नहीं करते। आप दिल्ली में जाकर देखो, राणा सांगा के नाम पर रोड नहीं मिलता है। 1526 में राणा सांगा की डिफीट हुई थी मुगलों के सामने, लेकिन बाबर के नाम पर रोड मिलता है। जबकि बाबर से राणा सांगा बड़े बहादुर थे, बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत चरित्रवान भी थे, उनसे संयमी भी थे। लेकिन महत्व इस बात का नहीं है कि आपके पास कितना एथिक्स वैल्यूज है, आप कितने बड़े पावरफुल हैं। महत्व इस बात का है कि आप विजेता हैं या नहीं हैं। तो जो विजेता होता है वो अपने अनुकूल दुनिया के हिस्ट्री को बनाता है। तो दुनिया जीतने वाले के साथ होती है, दुनिया हारने वाले के साथ नहीं होती। तो हमें जिंदगी में विजय चाहिए। तो लाइफ एक युद्ध है, लाइफ एक युद्ध का साधन है। इसलिए हमें जिंदगी में हमेशा संघर्ष करना है और उसे जीतने की कोशिश करना है। प्रेसिडेंट ओबामा एक नारा लगाते थे, यस वी कैन, आई विल डू इट। लेकिन ये नारा तो उनका किसी से लिया हुआ था। ये नारा था थॉमस अल्वा एडिसन का। जब 3000 बार जब फेल हुआ था, लोग कहते थे बल्ब नहीं बनेगा। उसने कहा था मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं। तो ये जिंदगी में डिटर्मिनेशन, संकल्प शक्ति, आपके अंदर डेडिकेशन, समर्पण और डिवोशन, आपको लक्ष्य तक प्राप्ति के लिए छोटे मोटे लालच, ग्रीड में मत फंसो, त्याग, ये आपके जीवन की क्वालिटी होनी चाहिए।